गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या हो रहा है? आपके पढ़ाई हो रही है अच्छी तरह से? सारे सब्जेक्ट की ध्यान दे रहे हो पूरा? मैं आपको आज हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री का 4th वीडियो। कॉमन क्लास के अंदर जितने पाठ्यक्रम वगैरह सारा आपको दे दिया था वो मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी। जो कार्य आपका छूट गया था, जो भी लेसन में से जो टॉपिक छूट गए उन टॉपिक को मैं आपको पूरा कर रही हूँ। आज मैं आपको सेमिनार एवं सम्मेलनों में सहभागिता हिस्ट्री की क्या होती है उसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इतिहास के सामुदायिक संसाधन। विद्यालय में छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही प्रदान किया जाता है, परंतु छात्रों को यथार्थ समस्याओं का ज्ञान करवाने के लिए हमको उन्हें विद्यालय से बाहर निकालना होगा। इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय या नगर के निकट के स्रोतों अथवा स्थानीय साधनों का सहयोग प्राप्त करना होगा। तभी विद्यालय का समुदाय से वास्तविक संपर्क स्थापित होगा। सामुदायिक या स्थानीय संभागों से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं, स्थानों, संस्थाओं, सामाजिक क्रियाकलापों तथा समस्याओं से है जो स्थान विशेष से संबंधित होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इतिहास के सामुदायिक संसाधन के अंदर सामुदायिक संसाधनों का शैक्षिक महत्व क्या होता है। इसके अंदर आएगा समस्त सामुदायिक संसाधनों का अपना शैक्षिक मूल्यांकन होता है। किसी भी विषय के शिक्षण में स्थानीय स्रोतों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। वास्तव में अनेक ऐसे तथ्य तथा बातें हैं जिन्हें कक्षा में भाषण या व्याख्यानों के माध्यम से छात्रों तक सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता है। अतः प्रत्येक विद्यालय को अपने आसपास के समुदाय के सभी साधनों के उपयोग के लिए कार्य करना चाहिए। माइकलेस के शब्दों में समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है और बालकों को इसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार स्थानीय स्रोतों का उचित ढंग से प्रयोग करने के लिए पर्यटन का विशेष रूप से सहारा लिया जाता है। सबसे पहले इसी प्रकार से रूसो और एमिली नाम के बालकों को भ्रमण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना उचित समझते थे। और शिक्षा प्रदान करना और उसके अलावा प्रकृति निरीक्षण या भ्रमण करने जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह यही उत्तम एवं श्रेष्ठ होता है। यह सत्य है कि बालक को घर में अथवा विद्यालय में उसको अथवा व्याख्यानों द्वारा इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती जितनी कि उसे भ्रमण, यानी वो कहीं भी घूम के आएंगे, भ्रमण करके आएंगे तो उनको है ना हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपने क्या देखा। जैसे दैनिक का झोपड़ा देखने गए आप तो वहाँ आपको देख करके आप उसके बारे में लिख लोगे। जैसे आप सिटी पैलेस देखने गए, फतेह सागर देखने गए तो आप इसको देख करके घूम करके ही इसके बारे में नाथद्वारा गए, इस तरह से देख करके आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। इसके अंदर है ये सारा उससे भ्रमण से ही होता है। विद्यालय में अध्यापक का कर्तव्य है कि विद्यालय में अध्यापक का क्या कर्तव्य होता है कि सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह समय समय पर बच्चों को
ले जाए, पर्यटक स्थानों पर ले जाए, योजना बनाए और उनको ये सारी पर्यटक स्थानों की विशेषताएं उनको बताए कि ये किस लिए बनाए। जैसे राणा प्रताप का घोड़ा आपको दिखाएंगे, जैसे मोती मंदिर पे जाके तो आपको बताएंगे कि कौन थे, कैसे थे, उससे क्या वो बच्चे जल्दी से जल्दी उसको पकड़ सीख जाएंगे और उनको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन। शैक्षिक संसाधन कौन कौन से हैं? इसके अंदर है, पहला है ऐतिहासिक स्थान। विद्यालय के आसपास किसी स्थान पर यदि कोई ऐतिहासिक भवन हो तो उसे छात्रों को अवश्य दिखाना चाहिए। इससे बालक सीखने में अधिक रुचि लेंगे तथा सूक्ष्म बातों को सरलता से सीख सकेंगे। इसीलिए स्थानीय स्थान ऐतिहासिक स्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक स्थलों को भी भ्रमण कराना चाहिए, जिससे बच्चे कार्य को अच्छी तरह सीख सकें। दूसरा है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य संस्थाओं के अंतर्गत वे संस्थाएं एवं विभाग आते हैं जिनके द्वारा स्थानीय प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद आदि। उसके अंदर प्रशासनिक कार्य होते हैं। बच्चों को प्रशासन के अंदर भी ले जाना चाहिए कि पंचायत में क्या होता है, जिला परिषद में क्या होता है और स्वशासन में क्या होता है, तो उससे उनको नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप ले जाकर के बताओगे ना तो जल्दी से जल्दी बच्चा उसके लिए बारे में सीख लेगा। नेक्स्ट है स्थानीय भौगोलिक वातावरण। छात्रों को अपन स्थानीय भौगोलिक वातावरण में ले जाएंगे तो वहाँ की स्थिति का पता लगेगा कि यहाँ कैसी स्थिति है और कैसे इसके अंदर कार्य होता है और इस तरह से। उसके बाद है विद्यालय की स्थिति की भौगोलिक परिस्थिति। अपने विद्यालय की स्थिति के बारे में ही बता दिया जाए कि ये इतना स्क्वायर मीटर का है, इसमें ये चीज़ें ये, तो बच्चे अच्छी तरह से सीख जाएंगे। फिर है प्राकृतिक संसाधन। स्थानीय नदियों, झीलों, पर्वतों तथा प्राकृतिक संपदाओं आदि के विषय में जानकारी करने के लिए शैक्षिक यात्राएं आयोजित की जाती है। प्राय छात्र कक्षा में पेड़ पौधे के चित्र देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें नीरसता होती है। अगर आप बच्चों को खुद को बाहर ले जाओगे, प्रकृति वातावरण को समझाओगे, तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सीखेंगे। नदियाँ देखेंगे कहाँ से आ रही है, क्या होता है, कितना इस बार कितनी लंबी है, तो उससे उनको जल्दी से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे। फिर सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं। अब जैसे जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस है और अस्पताल है, बैंक है, टेलीग्राफ ऑफिस तथा जल एवं विद्युत विभाग है तथा रेड क्रॉस आदि संस्थाओं के कार्य संचालन का प्रत्यक्ष ज्ञान छात्रों को कराया जा सकता है। वह अपन उनको घुमाने ले जाएंगे या बताने ले जाएंगे, एक एक चीज़ को अपन जाके बताएंगे तो वह अच्छी तरह से उसको समझ लेगा। फिर संग्रहालय, जो भी आपका म्यूज़ियम होता है, म्यूज़ियम में अगर बच्चों को दिखाने ले जाएंगे तो वहाँ की जो अपने प्राचीन समय की सभ्यता संस्कृति की जो अवशेष वहाँ पर प्राप्त है वह सब आपको दिख जाएंगे और वहाँ पता लग जाएगा कि क्या क्या है और क्या। देखने से बच्चे, पढ़ने से इतना समझ में नहीं आता जितना भ्रमण करने से आता है। फिर एक चिड़ियाघर, जू में ले जाएंगे तो वहाँ तरह तरह के जानवर उनको देखने को मिलेंगे। उससे बालक की क्या उत्सुकता बढ़ेगी और जीव जंतु के बारे के प्रति उनके प्रेम भाव बढ़ जाएंगे, सहानुभूति बढ़ जाएगी और विकास होगा। फिर है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र। प्रत्येक समुदाय का अपना कोई विशेष स्थानीय उद्योग एवं कला कौशल केंद्र होता है। शिक्षा द्वारा छात्रों के स्थानीय कला केंद्र, जैसे अपन यहाँ ले जाते हैं इनको शिल्पग्राम ले जाते हैं या लोककला मंडल ले जाते हैं तो कठपुतली का खेल देखते हैं, तो उससे उनको और भी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। इसके अलावा शिल्पग्राम में तरह तरह की चीज़ें आती हैं, देश विदेश सबसे, तो उससे भी उनको ज्ञान और कुटीर उद्योगों का पता लग सकता है। इसके बाद लास्ट है स्थानीय सामाजिक संस्थाएं। समाज के अंदर जो भी संस्थाएं हैं वह सभी संस्थाएं
सभी संस्थाओं को वहाँ ले जा, संस्थाओं के बारे में उनको बता सकेंगे कि क्या क्या उसमें वहाँ संस्था में क्या होता है, भौगोलिक स्थिति क्या है, सामाजिक संस्था क्या है, संस्कृति क्या है, इस तरह से सब उसके अंदर आ जाएगा। ये सब किसमें आएगा? भ्रमण में। जब बच्चा घूमने जाएगा तभी उसके बारे में वह सीख पाएगा। अब ये इतिहास में स्थानीय संसाधनों का उपयोग, सेकंड पॉइंट है कौन से संसाधन है। सबसे पहला है साक्षात्कार। बच्चों से अगर सामने अगर इंटरव्यू लिया जाए, साक्षात्कार किया जाए तो उसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और जो भी सूचनाएं इकट्ठी करते हैं समुदाय में, बहुत से व्यक्ति उनको प्रकाशित साहित्य, श्रवण, दृश्य और श्रव्य सामग्री के बारे में बता देंगे, जिससे उनको समझ में आएगा। फिर है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है? समुदाय के विषय में महत्व, विद्यालय सामुदायिक जीवन की विभिन्न पक्षों, कृषि, उद्योग धंधे, स्थानीय यातायात, ग्राम अथवा नगर की जनसंख्या, स्वास्थ्य आदि छात्रों की सर्वेक्षण कराया जा सकता है। जैसे पहले SCPW का कैंप ले जाते थे तो वहाँ बच्चे क्या करते थे? एक सर्वे करते थे गांव में जाकर के, हर गांव में क्या क्या होता है, कैसा है, क्या कमी है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट है फिर क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से वो बाहर घूमने जाएंगे तो सभी चीज़ों का उनको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद है लघु भ्रमण है, यानी छोटा बाहर ही जाकर के। फिर सामान्य क्षेत्र भ्रमण है, ये भी सब क्षेत्रों में जाकर के देखा जाता है। फिर वृत्त भ्रमण, अगर लंबे समय के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं तो भ्रमण जाने से पूर्व एक सुव्यवस्थित योजना बना लेनी चाहिए। उसके अंदर क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? योजना बना लेनी चाहिए। भ्रमण पर जाने का उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाए। भ्रमण पर जाने से पूर्व विभिन्न स्थानों को देखने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। छात्रों को भ्रमण पर ले जाने हेतु अभिभावकों की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। छात्रों के लिए ले जाने की सुविधाएं व्यवस्था होनी चाहिए कॉलेज से, और छात्रों के भ्रमण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है समाज सेवा कार्य। छात्रों को इसके बारे में, समाज सेवा के बारे में भी बताना चाहिए। समाज के अंदर क्या सेवा करनी चाहिए और किस तरह से इसके लिए विद्यालयों में समाज सेवा संघ स्थापित किए जाए, तथा ये संघ बाढ़ आने पर, छूत की बीमारी फैलने पर तथा उत्सवों और जुलूसों में स्थानीय समुदाय के व्यक्तियों की सहायता करे। गांव की सफाई एवं जन स्वास्थ्य के संबंध में ये संघ उनकी सहायता प्रदान करे। इस तरह से समाज ये सारे देखने के बाद में ये पता लगता है कि बच्चे किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनको कितना ध्यान रहता है। कितना उनको उसके बारे में ध्यान रहता है। ये सारे करने के बाद में समुदाय के छात्रों के निकट लाना, समुदाय के निकट लाने के लिए ये समाज में, जैसे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना, जिसके अंदर विद्यालय के विविध भागों में बच्चों को अच्छी तरह से लाना और उनको अच्छी तरह से उसके बारे में बताना, और व्यवसाय में कार्य करने वाले व्यक्तियों को बुलाना, विद्यालय में उनके भाषण कराना, विभिन्न सामाजिक तथ्यों पर प्रकाश डालना, छात्रों को समुदाय के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना। इस प्रकार से बच्चों को उनके जीवन पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह समाज में किस तरह से रहना है उसके बारे में समझते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा। इसमें अभिभावक और शिक्षक सब मिलकर के एक मीटिंग करें और उसके अंदर क्या इन बच्चों की कमियां हैं और क्या नहीं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करवाएं और पता लगाएं कि इनकी कमियों को कैसे पूरा किया जाए।
अभिभावक छात्रों के सामने विषय में संबंधित स्थानीय तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं जिससे हिस्ट्री के बारे में उनको पता लगे। इतिहास द्वारा किसी प्रकरण के संबंध में अभिभावक ने प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं मंगवाई है तो उनके बारे में भी पता लगा। थर्ड है फिल्मों का प्रदर्शन करना। फिल्मों द्वारा समुदाय के विद्यालय में निकट लाया जाता है। विभिन्न क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्तियों को इसके अंदर और फिर इसके अलावा नेक्स्ट है मेलों तथा उत्सवों आदि का आयोजन करना। मेले से बच्चे एक दूसरे समुदाय के निकट आते हैं और उत्सव करते हैं। फिर विद्यालय में सामाजिक क्रियाओं का आयोजन करना। विद्यालय में तरह तरह के प्रोग्राम करना और सामाजिक क्रियाओं का पालन करना, इन सब के बारे में बच्चों को अच्छी तरह से बता देना चाहिए। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि विचार गोष्ठी, ये सब करने के बाद क्या गोष्ठियाँ होती है, ये इस सम्मेलन के उद्देश्य क्या होते हैं, ये सब अपन देखेंगे कि सम्मेलन के उद्देश्य क्या होंगे, सहभागिता क्या होगी, इसके अंदर शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा। इसके अंदर अब जैसे सेमिनार का मैंने आपको बताया ना, सेमिनार में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षण, सेमिनार के बारे में मैं बता रही हूँ, सम्मेलन का उद्देश्य और सेमिनार का भाग। प्रशिक्षण कॉलेजों को, जैसे जो बीएड कॉलेज होते हैं ना, उनको वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक छोटे छोटे प्रादेशिक सम्मेलन संगठित करने चाहिए। यह सम्मेलन व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार केंद्रित करें, जैसे विकलांग छात्रों हेतु मार्गदर्शन, पाठ्य पुस्तकों का चुनाव, स्थानीय पाठशाला की पुनरावृत्ति, उत्तम एवं सफल शिक्षण प्रयोग का विचार विमर्श। अब सम्मेलन में आधुनिक समय में सम्मेलन प्रविधि का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षिक आदि में सम्मेलन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। प्रजातंत्र के मूल्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सम्मेलन प्रविधि का विशेष महत्व है। अंग्रेजी में सम्मेलन को अनेक शब्दों में से संबंधित किया जाता है, जिसमें कक्षा, अनुदेशन एवं विद्यालय संबंधी समस्याओं पर वाद विवाद किया जाता है और वे किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। कोई भी सम्मेलन किया जाता है तो किसी पॉइंट को लेकर के सम्मेलन किया जाता है और किसी भी प्रकार के वाद विवाद आदि के बारे में पता किया जाता है, संबंधी समस्याओं को किया जाता है और वे किसी भी समय पर उसका निर्णय ले सकते हैं। अतः परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें उन्हें किसी एक साथ किसी विशिष्ट कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। यह सम्मेलन का आयोजन विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों के संगठनों द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से आज शोध के क्षेत्र में सम्मेलनों के आयोजन को प्राथमिकता दी जाती है। सम्मेलन का आयोजन 3 स्तरों पर किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर, सम्मेलन में क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर, सम्मेलन में राष्ट्र संबंधी शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं को महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन में मानवीय समस्याओं, वैज्ञानिक आविष्कारों, नवीन उपागमों संबंधी समस्याओं पर चिंतन एवं विवेचन किया जाता है। अब देखो सम्मेलन के उद्देश्य क्या होता है, सम्मेलन करने के उद्देश्य क्या होते हैं। राष्ट्र, समाज,
धर्म एवं शिक्षा तथा विज्ञान की विशिष्ट एवं तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन एवं विवेचन की सम्मेलन एक प्रमुख प्रवृत्ति है। यानी समाज, राष्ट्र, धर्म और शिक्षा और विज्ञान ये सारे क्या है, कैसे मिलाए जाएंगे, तो ये एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। उसके अंदर अगर धार्मिक सम्मेलन है तो धर्म के लोग आएंगे, सामाजिक है तो वो आएंगे, राष्ट्र के तो राष्ट्र, तो सब बैठ करके जो भी समस्याएं हैं, जो भी ये सम्मेलन में जो टॉपिक रखा है उस सम्मेलन का उसमें कार्य किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य अधिक व्यापक होता है। इसको ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के विकास के लिए किया जाता है। मतलब इसका बहुत व्यापक रूप होता है, भावात्मक और ज्ञानात्मक और आदि के विकास के लिए इसको काम में लिया जाता है। सम्मेलन का लक्ष्य संगठन द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे निर्गुण देश संगठन का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है, इसी प्रकार अध्यापक शिक्षा संघ का लक्ष्य अध्यापक शिक्षा में विकास एवं प्रगति करना एवं भारतीय शैक्षिक तकनीकी संघ का लक्ष्य शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग एवं विकास करना है। इस प्रकार सम्मेलन के उद्देश्य संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सम्मेलन के अंदर जो भी कार्य किया जाता है उसके निर्देशन पहले ही लागू कर दिए जाते हैं। किस प्रकार से बच्चों को उनको उस सम्मेलन में भाग लेना है, उसकी गोष्ठी करना है, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्थापना करना है, ये सब पहले ही बता दिया जाता है। तो सम्मेलन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की जाती है, तभी उस सम्मेलन का आपको क्या निष्कर्ष निकल पाएगा और आप इसके बारे में समझ पाओगे। अब क्या है, सम्मेलन के उद्देश्य क्या है? राष्ट्र, समाज, धर्म, शिक्षा तथा विज्ञान की विशिष्ट एवं तकनीकी समस्याओं के अध्ययन एवं विवेचन की सम्मेलन एक प्रमुख प्रवृत्ति है। समाज, राष्ट्र, धर्म और विज्ञान इन सबको एक साथ मिला करके उस एक दूसरे से आपस में मिल करके समस्या का समाधान करना और कुछ भी चीज़ को रखना, ये क्या होगा, ये सम्मेलन का पहला उद्देश्य होगा। सम्मेलन का उद्देश्य अधिक व्यापक होता है। इसको ज्ञानात्मक तथा भावात्मक से विकास के लिए किया जाता है। सम्मेलन मतलब भावात्मक विकास में किया जाता है। इस तरह से आपको मैंने पहले भी समझा दिया कि सम्मेलन किस प्रकार से किए जाते हैं और कैसे नवीन उपागमों को इस संबंधी समस्याओं का चिंतन करना चाहिए और आविष्कारों का प्रयोग करना चाहिए, इस तरीके से। फिर सम्मेलन का अध्यक्ष एवं मंत्री होता है, वही सम्मेलन की व्यवस्था एवं संचालन करता है। उसका कार्य विचारों को संगठित करना, वाद विवादों को प्रकट कर रखना, अंत में वक्ताओं और अतिथियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना। सम्मेलन में यह होता है कि उसका संचालन कैसे किया जाए, और उसके अंदर वाद विवाद होता है तो क्या करना चाहिए और क्या क्या विचार किए करने चाहिए, और अतिथि जो भी आते हैं उन सब का आभार व्यक्त करना, जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं उनको धन्यवाद देना और उनका आभार व्यक्त करना, क्योंकि वो अपना समय खत्म कर करके वहाँ पर वो आते हैं, तो इसलिए सदस्यगण अपने अनुभवों एवं निरीक्षणों को प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रकरण से संबंधित समस्याओं को रख सकते हैं। सदस्यों को दूसरे के विचारों की सराहना करने तथा आलोचना करने का पूर्ण अधिकार होता है। सदस्यों को दूसरे के विचारों की सराहना करने तथा
आलोचना करने का पूर्ण अधिकार होता है। अध्यक्ष का चयन संगठन के स्थायी सदस्यों में से किया जाता है। निगुट देश सम्मेलन 1986 में श्रीमती इंदिरा गांधी के अध्यक्ष में हो चुका था। सारे देशों में, निर्गुट देशों में इंदिरा गांधी के संगे सम्मेलन हुआ और उसके अंदर यह हथियारों की और उन सब की बात की गई थी कि किसको कितना रखना है, कोई युद्ध नहीं कर सकेगा, इस तरह से। तो ये संगोष्ठी हुई थी। अब ये संगोष्ठी या विचार गोष्ठी अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंत प्रक्रिया की परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। इस प्रविधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग करने में किसी प्रकार का चयन किया जाता है। जो व्यक्ति उस प्रकरण पर प्रपत्र तैयार करते हैं उन्हें वक्ता कहते हैं। प्रकरण के विभिन्न पक्षों को एक से अधिक व्यक्ति अलग अलग प्रपत्र तैयार करते हैं। प्राय सेमिनार की व्यवस्था एक स्थान पर की जाती है। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार पर सेमिनार के लिए कुछ संगठित प्रोत्साहन किया जाता है। विचार गोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपि भी तैयार कर लेते हैं और सेमिनार के आरंभ में वितरक कर देते हैं। सेमिनार के कार्य संचालन के लिए सेमिनार के भागीदारों में से ही अध्यक्ष का चयन उसी समय किया जाता है। तो अध्यक्ष का प्रतिदिन चयन किया जाता है। सेमिनार के संचालन का उत्पादन अध्यक्ष का होता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष पर निर्धारित रहती है। अब एक विचार गोष्ठी की उपयोगिता, जो भी आपकी वहाँ विचार गोष्ठी होती है उसकी उपयोगिता क्या है। पहली है, इस विधि के द्वारा शिक्षा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट है, प्रस्तुतिकरण तथा तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। फिर है, सेमिनार के मतलब जो भी आप वहाँ पे गोष्ठी किए हैं तो जो भी आप तर्क दे रहे हैं उस तर्क का पूरी तरह से उस पर ध्यान दिया जाता है। सेमिनार प्रविधि शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी जो विद्यार्थी होते हैं उसके द्वारा केंद्रित होती है, क्योंकि उनकी जो समस्या होती है वो सामने आती है और इस तरह से उसको देखना पड़ता है। यह स्वतंत्र अध्ययन है, अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, यानी जो स्वतंत्र अध्ययन होता है उसको प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा वाद विवाद में भाग लेने तथा बोलने के कौशल का विकास होता है। वाद विवाद में जो बच्चे के कंपटीशन जो होता है उसमें भाग लेने का कौशल, यानी उनको उसके अंदर भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से वह प्रभावित होता है और डिबेट कंपटीशन की तरह जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में सोचता है। इसके सेमिनार में शिक्षार्थी स्वाभाविक ढंग से सीखता है। सेमिनार में बच्चे क्या करते हैं, सही ढंग से सीखते हैं कोई भी कार्य को, कि एक दूसरे की बात को काटते हैं ना तो उसमें पता लगता है कि ये बात कितनी सही है और कितनी गलत है, उसके बारे में पता लगाता है। इससे आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इससे क्या होता है कि एक दूसरे की क्रिटिसाइज करने का विकास किया जाता है। शिक्षार्थी में सामाजिक तथा भावात्मक गुणों का भी विकास होता है। विद्यार्थी में भावात्मक और शिक्षात्मक भावों का विकास होता है। प्रकरण संबंधी निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। जो भी टॉपिक आप उस टाइम लेते हैं
उसमें प्रकरण में उसको पूरी तरह से लेने का भाग मिलता है, क्योंकि पूरा समय मिल जाता है उनको प्रकरण में कि आप अच्छी तरह से उसका वाद विवाद कर सकें और उसको अच्छी तरह से समझा सकें। इस तरीके से सेमिनार और सम्मेलनों में आप लोग जो इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं भी सेमिनार में भेजा जा सकता है और वो वहाँ पर आपको उसके बारे में पूछा जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको उसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वाद विवाद में भाग लिया तो आपको उसकी पूरी तैयारी करने दे। कितनी बार आपको हम कॉलेज में कहते हैं ना, वहाँ इस तरह का कंपटीशन है तो आप आओ और वहाँ उस कंपटीशन में भाग लो, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहते। जब कॉलेज वाले आपको भेज रहे हैं तो आपको जाना चाहिए कि आपने को वहाँ पे जा कर के देखना चाहिए कि भले आप भाग मत लो लेकिन जाना तो चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सेमिनार क्या चीज़ है, क्योंकि कल आप भी भावी अध्यापक बनने जा रहे हो। तो अध्यापक बनोगे तभी तो सेमिनार के अंदर आप बता पाओगे उस सेमिनार में कि आपने क्या सीखा। अगर आपने बच्चों को सेमिनार करवाना है तो इस तरीके से मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया है, अब इसको ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।